Bismillahirrahmanirrahim. Today, first we discuss that what is physics. Physics is one of the most scientific discipline of fundamental sciences. Its main goal is to understand the existence, working, and behavior of our universe. It provides the basic laws and theories to study and understand the universe in an organized way. तो स्टूडेंट फिजिक्स जो है वो एक बुनियादी मजमून है और फिजिक्स का असल में मेन गोल है कि हम लोग अपनी कायनात के वजूद, उसकी वर्किंग और उसके बिहेवियर को समझें। तो अगर हमने अपनी कायनात के वजूद, वर्किंग और उसके बिहेवियर को समझना है तो हम लोग ऐसे ही नहीं समझ पाते। फिजिक्स हमें उसके लिए बेसिक लॉज, थीरीज प्रोवाइड करती है जिनकी मदद से हम लोग अपनी कायनात को समझ पाते हैं। फिजिक्स असल में है क्या? एक्चुअली जो हम लोग डेफिनेशन करते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब इस डेफिनेशन में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर जो है हम लोग उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं इन सिंपल वर्ड्स: ऑल दोज थिंग्स विच हैव mass and occupy physical space are called matters. Matters are usually measured in kilograms and moles, which are the SI units. There are four kinds of state of matter, like first one is solid, second is liquid, and third is gas, and the fourth is plasma. अब दूसरा फिजिक्स की डेफिनेशन में जो वर्ड यूज हुआ एनर्जी का। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं: इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी के काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम लोग नाम देते हैं एनर्जी का। और हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जीज के बारे में तो पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी बॉडी के पास ड्यू टू मोशन होती है, ड्यूरिंग मोशन है, उस एनर्जी को नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी during motion is called kinetic energy, and the energy due to the position is called potential energy. There are another forms of energy, electricity है। Energy is usually measured in joules, electron volt, calories, etc. You are surrounded by devices that depend on the physics of electromagnetism, which is the combination of electric and magnetic phenomena. This physics is at the root of computers, television, radio, telecommunications, household lighting, and even the ability of food wrap of cling to a container. This physics is also the basis of the natural world. Not only does it hold together all the atoms and molecules in the world, it also produces lightning, auroras, and rainbows. Now, we will discuss electrostatics. Students, electro का मतलब होता है electric charge, and the meaning of statics is rest. So, we can say that the branch of physics which deals with the electric effect of static charge is called electrostatics. अब what is electric charge? हम लोग अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज असल में क्या है। Charge of a material body or particle is the intrinsic property due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects. Some of naturally charged particles are electrons, protons, and alpha particles, etc. चार्ज किसी भी बॉडी या पार्टिकल के ऊपर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है।
What do you mean by what is the meaning of the intrinsic property? Students, in physics इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम लोग उसको कहते हैं जिसका हमें ओरिजिन ना पता हो. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज? हम बस ये जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. एंड व्हाट इज द ओरिजिन, आया कहां से, इसका ओरिजिन क्या है, ये नहीं हमें पता. तो फिजिक्स में हर वो प्रॉपर्टी, हर वो क्वांटिटी जिसको हम जिसका ओरिजिन ना बता सकें, उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का. मतलब जो प्रॉपर्टी नेचुरली पाई जाती हो किसी भी बॉडी या पार्टिकल के ऊपर, उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का. और चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, हमें चार्ज के ओरिजिन का नहीं पता. और इसी चार्ज और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो पार्टिकल या मटेरियल बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस भी करती है और एक्सपीरियंसेस भी करती है. Some naturally charged particles, electron, proton, and alpha particles, etc. There are two types of charges, positive charge and negative charge. पॉजिटिव चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं. इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स. के किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए और प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएं, तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो अगर हम लोग एटम या बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, तो हम लोग उस एटम को पॉजिटिवली चार्ज एटम कहेंगे, या हम लोग उसको पॉजिटिव आयन भी कहते हैं. नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स. अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी. We measure charge in coulomb, और चार्ज जो है ये derived physical quantity है, ये base quantity नहीं है. We know that there are 7 base quantities: length, mass, time, electric current, etc. But charge is not a base quantity. It is a derived physical quantity, and it measured in coulomb in SI system international units में हम लोग इसको coulomb में measure करते हैं, which is denoted by capital C. In practice, when we deal with numerical some problems, then we use millicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb. We most use prefixes. In CGS system and other system of units, C means centigram, G matlab gram, and S matlab second. In CGS system, the unit of charge is electrostatic unit, which is denoted by ESU, and 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised power 9 ESU of charge, electrostatic unit of charge. Another quantity which is called a specific charge, it is defined as the ratio of charge and its mass, which is Q by M, is called a specific charge. अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें प्रॉपर्टीज की कि जो चार्ज हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो हम लोग जो सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. Scalar quantity means a quantity which has only magnitude is called scalar quantity. So charge has only magnitude. So if charge has only magnitude, like numbers 1, 2, 3, 4, 1.6, 9.1, these are magnitudes. So it adds, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों तो हम लोग उनको algebraically add कर सकते हैं. So if charge is a scalar quantity, then it adds algebraically and represents excess or deficiency of electrons.
The next property is charge is transferable. चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है. चार्ज इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसा कि हम लोग ने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है मतलब पॉजिटिवली चार्ज है. Negatively charged body means excess of electrons. This also shows that mass of a negatively charged body greater than mass of a positively charged identical body. The next third property is charge is conserved. What is the meaning of charge conserved? Conserved mean usually we हम लोग आमतौर पे जो कंजर्व्ड है उसका मतलब लेते हैं कांस्टेंट. तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज, द टोटल चार्ज दैट इज सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. अब हम लोग चार्ज कंजर्वेशन को कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चार्ज कंजर्व होता है, कांस्टेंट रहता है और किस तरह से कंजर्व रहता है. हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं पेयर एनहिलेशन. एनहिलेट का मतलब है स्टूडेंट्स तबाह. पेयर अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लें, एक उसका एंटी पार्टिकल लें जो है पॉजिट्रॉन, जब हम लोग इनको मिलाते हैं, जब हम लोग इनका रिएक्शन करवाएंगे, कंबाइन करवाएंगे, दे एनहिलेट and we get a 2 gamma rays. So students, the charge on the photon of gamma radiation is 0. जो radiations gamma radiations होती हैं उनके photons के ऊपर charge 0 होता है. So E-1 means कि आपने यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड, रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे -1 लिखना है क्योंकि ऊपर एक माइनस का साइन है. प्लस साइन आया E+1 क्योंकि ऊपर इसके एक प्लस का साइन है तो आपने यहां पे लिख दिया +1. अब आपने इस तरफ तो गामा रेडिएशन जो है उन पे चार्ज 0 है, 0 + 0, -1 and +1 they cancel the effect of each other, so we get our answer 0. इस तरफ रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे भी 0 आंसर एंड ऑन अनदर जो हमें प्रोडक्ट्स मिले उनका भी, उन पे भी चार्ज का 0 आंसर आया. सो वी कैन सी दैट द चार्ज इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, चार्ज इज कंजर्व्ड. 0 and 0 दोनों साइडों पे चार्ज सेम आया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. अनदर एग्जांपल, दिस रिएक्शन इज अ पाई मेसॉन डिके. ये स्टूडेंट्स ये पाए आप इससे फैमिलियर हैं, ये मैथ में इसकी वैल्यू 3.14 होती है, लेकिन यहाँ पे ये पाए एक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसी तरह पाए भी एक पार्टिकल है जिसको पाए मेसॉन कहते हैं. जब पाए मेसॉन डिके होता है जिसके ऊपर 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, तो हमें 2 गामा रेडिएशंस, 2 फोटोन मिलते हैं. अब चूंकि अभी हमने पढ़ा फोटोन पे चार्ज है 0, 0 + 0 and pi has also 0 charge. So on left and right side of the reaction, products and reactant which has the same magnitude of charge, 0 and 0. So in this reaction, charge is constant. The third reaction is pair production. Students, when gamma radiations goes, then हमें gamma radiations में से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलता है. हमें 2 मटेरियल पार्टिकल्स मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन. इस रिएक्शन को नाम देते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन का. सो वी कैन सी दैट the electron has plus charge and positron has +1 charge and electron has -1 charge. So they cancel the effect of each other, we get a 0 answer. So in this reaction, charge is again conserved.
सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से एक बात याद रखनी है कि हर वो रिएक्शन जिसमें चार्ज कंजर्व होगा वो रिएक्शन अकर करेगा, जिसमें चार्ज कंजर्व नहीं है वो रिएक्शन अकर नहीं करता। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अगर हम लोग बात करें चार्ज इज क्वांटाइज्ड की, स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले अगर मैं स्टूडेंट क्वांटाइज का हम लोग समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं कि जब अगर आप किसी शॉप से एग्स खरीदने जाते हैं तो आप उसे बोलते हैं जी भाई एक एग मैंने परचेज करना है, या 2 एग परचेज करने हैं, या 3 या 12 एग्स को परचेज करना है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप उसे कहें कि भाई मैंने 1.5 एग को परचेज करना है या 2.5 एग्स को परचेज करना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमेशा आप बात करते हैं इंटीजर की, या 1 एग परचेज करें या 2 एग परचेज करें या 3 एग परचेज करें या 12 एग परचेज करें, तो हमेशा आपने बात की है इंटीजर की। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग फिजिक्स में ये कंसीडर करते हैं, जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है, वो जो चार्ज है वो हमेशा उस बॉडी के ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल होगा स्मॉल ई का। अब स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई है जी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल ई, और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसी को हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मसलन एक बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है 1e होगा, दूसरी के ऊपर 2e होगा, तीसरी के ऊपर 10e होगा। E is the charge on an electron which is equal to 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। अब अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10e, तो आप उसको सादा से अल्फाज में ये बता सकते हैं 10e का मतलब है कि भाई इस बॉडी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, या 12e का मतलब है कि इस बॉडी के ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन्स के जितना चार्ज है, या अगर एक बॉडी है जिसके ऊपर 5e चार्ज है तो आप ये कहेंगे इस बॉडी के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है। तो यही फिजिक्स में हम लोग क्वांटाइजेशन कहलाती है, क्वांटाइजेशन कहते हैं, और इसी को कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज, कि चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी के ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस बॉडी के ऊपर 1.5 ई चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर 2.5 ई चार्ज है, या इस बॉडी के ऊपर 7.513 ई चार्ज है। कभी ऐसा मुमकिन नहीं होगा, हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में होगा 1e 2e 3e 4e। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, and the formula of the charge is quantized is equal to q is equal to q, here q is the charge, is equal to plus minus ne. E is the fundamental electric charge and n is the integer which is which are 0 1 2 3 4 5 6 7 and so on. But according to a new theory, the existence of particles of charge plus minus 1/3e and plus minus 2/3e has been postulated. These particles are called quarks. लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पॉइंट्स की फॉर्म में और ई के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो पॉइंट की फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट करता है, फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट करता है। उन पार्टिकल्स को कहते हैं क्वार्क्स। तो क्वार्क्स के अलावा जो बाकी हैं उनके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज नहीं होगा, उनके ऊपर 1e 2e 3 ही होगा, और क्वार्क्स के ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज होता है या तो वो 1/3e होगा या वो 2/3e होगा। The fifth property is like point charges repel each other while unlike point charges attract each other.
लाइक पॉइंट चार्जेस, एक जैसे जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, एक प्लस और एक माइनस, वो अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दो सेम हुए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर। The sixth property is a charged body may attract a neutral body. एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, और एन ऑपोजिटली चार्ज बॉडी, या वो ऑपोजिटली चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड करूं कि अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग कहेंगे वो चार्ज बॉडी है, और एक न्यूट्रल बॉडी है। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रल का मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रल मींस the number of positive charges equals to the number of negative charges on that body. They cancel the effect of each other, so the total charge equals to 0. तो न्यूट्रल मींस ये नहीं है कि उस बॉडी पे चार्ज नहीं है, उस बॉडी पे चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट उनकी तादाद इक्वल है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए उन पे नेट चार्ज 0 है। तो दैट्स व्हाई दैट बॉडी इज कॉल्ड अ न्यूट्रल बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग इस केस में यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल से मुराद ये लेंगे। अब एक न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है। एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी, या एक चार्ज बॉडी पॉजिटिवली वो नेगेटिवली ऑपोजिटली चार्ज बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। The seventh property is that charge is always associated with mass, that is charge cannot exist without mass. कि जहां पे चार्ज होगा वहां पे मैस जरूर होगा, कि चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका मैस भी होगा। तो चार्ज के साथ हमेशा मैस भी एग्जिस्ट करता है। दो मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज पार्टिकल, अगरचे के मैस एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज पार्टिकल के बिना। सच एज फोटोन, फोटोन जो है स्टूडेंट, इस पे चार्ज 0 होता है। न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है, न्यूट्रिनो इस पार्टिकल पे भी चार्ज 0 ही होगा। विच हैव नो रेस्ट मैस, जिनका रेस्ट मैस नहीं है, ठीक है, कैन नेवर हैव अ चार्ज, इनका चार्ज भी नहीं है। फोटोन और न्यूट्रिनो इनका रेस्ट मैस भी नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर चार्ज भी नहीं है। अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात करूं तो न्यूट्रल एटम का मतलब है न्यूट्रल एटम के ऊपर चार्ज 0 है, बट न्यूट्रल एटम का मैस तो है ना। तो यहां से हमें यह भी पता चलता है कि जो न्यूट्रल एटम है उस पे चार्ज तो नहीं, लेकिन उसका मैस है। तो मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, के मैस एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बिना, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस। जैसे कि यहाँ पे फोटोन पे चार्ज 0 है, लिहाजा इसका मैस भी नहीं होगा। तो चार्ज 0 तो मैस भी 0। And we can also say that the presence of charge itself is a convincing proof of existence of mass. And the eighth property is charge is relativistically invariant. This means that charge is independent of frame of reference. Students, frame of reference क्या होता है? वो फ्रेम जिसके लिहाज से हम लोग मेजरमेंट्स करें, उस फ्रेम को नाम देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनिवर्सिटी की लैब में, स्कूल कॉलेज की लैब में अगर कोई मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो आपने सारी की सारी कंडीशंस वो अपनी लैब के अकॉर्डिंग आपने वो मेजरमेंट्स ली, तो आपका वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो आपकी लैब। अगर आप किसी कार के अंदर बैठ के कोई मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कार है। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठ के कोई मेजरमेंट्स कर रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो ट्रेन है। तो वो फ्रेम जिसके लिहाज से अगर आप मेजरमेंट्स करें
that frame is known as frame of reference. There are two types of frame of reference. One is inertial, another is non-inertial. Inertial frame of reference वो होता है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, मतलब जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नाम देते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार में बैठ के मेजरमेंट्स कर रहे हैं तो कार की रेस्ट में है, डेट्स मीन के कार का एक्सेलरेशन जीरो है, तो कार इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो नॉन इनर्शियल जिसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार मूव कर रही है तो आप एकदम सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो दैट मूवमेंट उस कार के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, और तो दैट मूवमेंट, उस मूवमेंट पे जो हम लोग ये कहेंगे कि दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. या अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी हम लोग ये कहेंगे कि वो कार जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो अब अगर हम लोग बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, चाहे वो इनर्शियल है चाहे वो नॉन इनर्शियल है, चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करता. चाहे आप चार्ज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लें चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लें, तो चार्ज मींस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. दैट इज चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट चेंज. इससे क्या मुराद है? कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें चाहे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें. तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में चार्ज की मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगी व्हाटएवर बी इट्स स्पीड. और चार्ज की स्पीड और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड जो मर्जी हो, तो उस पे चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. बट this property is worth mentioning as in contrast to charge. The mass of body depend on its speed, but जो mass है body का वो depend करता है speed पे. According to the Einstein relativistic equations, जब body speed of light की speed से move करती है तो उसका mass increase कर जाता है. तो mass speed बढ़ने से body के mass में इजाफा होता है, और बॉडी की स्पीड कम होने से बॉडी के मास में कमी आती है. तो लिहाजा स्पीड पे डिपेंड कर रहा है मास, लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा. चाहे स्पीड कम है चाहे ज्यादा है, लिहाजा उससे फर्क नहीं पड़ता. The ninth property is that a charge at rest produces only electric field. चार्ज रेस्ट में होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फील्ड पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. While a charge having uniform motion produces electric field as well as magnetic field around itself, while a charge having accelerated motion emits electromagnetic radiation. अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगा, बट अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा अपने गिर्द. लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मतलब चार्ज में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो देन accelerated motion emits electromagnetic radiations. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेथड्स कि हम लोग बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं. तो बॉडी कैन बी चार्ज बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड induction, thermionic emission or ionization, and photoelectric effect, and the last one is field emission. So these are the different methods how can we charge a body. So first method is charging by friction.
What is charging by friction? When a neutral body is rubbed with other neutral body. So students, मैंने आपको पहले ही बताया न्यूट्रल से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रल मीन्स दिस। अगर हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी को रब करते हैं दूसरी न्यूट्रल बॉडी पे, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इंसुलेटर, उन दोनों न्यूट्रल बॉडीज में से एक इंसुलेटर होनी चाहिए और एक कंडक्टर। देन सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो हियर इट इज अ डायग्राम ऑफ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दीज आर टू न्यूट्रल बॉडीज, बट one of them is the insulator A and B. When we rub A and B with each other, then for example A जो बॉडी है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे बी पे, तो बी के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी सादा सी मिसाल, अगर आप एक कॉम्ब लें और एक पेपर कागज का टुकड़ा लें तो उन दोनों को इंटरेक्ट करें तो वो एक दूसरे को ना तो रिपेल करेंगे ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो ही आपने उस कॉम्ब को रब किया अपने हेयर्स के साथ, फ्रिक्शन हुई, तो अब उस कागज के टुकड़े को आप फ्रिक्शन से पहले दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन फ्रिक्शन के बाद अगर आप कॉम्ब को कागज के करीब लेके जाएंगे तो वो कागज को अट्रैक्ट कर लेगी। तो आफ्टर फ्रिक्शन जो बॉडी है वो क्या हो गई है? चार्ज हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं जी कंडक्शन की, चार्जिंग बाय कंडक्शन। द सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। There are three types of material in nature: conductor, insulator या semiconductor. So here only two types of materials are discussed. One is conductor. Materials which have a large number of free electrons are called conductors. And insulator or dielectrics or non-conductors materials are those materials which do not have a free electrons. तो किसी भी बॉडी को हमने कंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है तो आपने उसमें क्या करना है? आपने एक चार्ज कंडक्टर लेना है। एक चार्ज कंडक्टर लिया, उसको आपने न्यूट्रल कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में ले आना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको मैंने ए कह दिया, और एक मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल कंडक्टर है जिसको मैंने बी कह दिया। अभी ये कांटेक्ट में नहीं है। अब मैं इनको कांटेक्ट में ले आता हूं, एक वायर के थ्रू एक कांटेक्ट में ले आया। अब यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे चार्जेस ज्यादा हैं। तो जैसे आपने देखा कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ, ठीक है। इसी तरह सेम जो चार्ज है वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ए पे हाई है और बी पे चार्ज लो है, तो जो चार्ज है वो ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए। जैसे अगर आप एक स्पून लें और उसका एक सिरा आप चूल्हे पे रख दें और दूसरा हाथ में पकड़ लें, तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो सेकंड जो स्पून का सिरा है वो भी गर्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर ज्यादा से कम की तरफ फ्लो कर रहा है, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि स्पून के दोनों किनारों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो कंडक्शन में भी ऐसा ही है कि अगर आपने किसी बॉडी को चार्ज करना है तो आपके पास एक चार्ज बॉडी हो, दूसरी आपके पास न्यूट्रल हो, उनको आपस में कांटेक्ट में ले आए तो चार्ज फ्लो करेगा चार्ज बॉडी से न्यूट्रल की तरफ, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि उन पर
चार्ज की तादाद सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बाय कंडक्शन द बॉडी एक्वायर्स द सेम चार्ज, ठीक है, कंडक्शन के मुताबिक दोनों बॉडीज क्या हासिल कर लेती हैं, सेम चार्ज हासिल कर लेती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? अगर मैं इंडक्शन की बात करूं तो इंडक्शन में मुझे एक चार्ज बॉडी चाहिए होती है और एक न्यूट्रल। यू कैन सी दैट फ्रॉम द डायग्राम देयर आर 4 positive charges and 4 negative charges, so they cancel the effect of each other. That's why this body is a neutral body and this is a negatively charged body. जब मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आऊंगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगी। What is the meaning of polarization? Polarization means कि पॉजिटिवली चार्ज एक तरफ आ जाएंगे, वो किस तरफ आएंगे, वो इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज दूसरे पोल पे चले जाएंगे। इसको कहते हैं पोलराइजेशन, कि पॉजिटिवली चार्ज एक साइड पे चलेंगे और नेगेटिव चार्ज एक साइड पे चलेंगे। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, इंडक्शन में इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में नहीं लाना, टच नहीं करना, थोड़ा सा दूर रखना है। तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और बाकी बचे नेगेटिव चार्जेस वो दूसरी साइड पे चलेंगे। तो ये इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये टेम्परेरी है, क्योंकि जो ही मैं इस चार्ज बॉडी को दूर लेके जाऊंगा तो ये दोबारा से बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये परमानेंटली चार्ज हो जाए, मतलब या तो इस बॉडी के ऊपर परमानेंट पॉजिटिव आ जाए या इस बॉडी के ऊपर परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो फिर उसके लिए हमें 2 मेथड इख्तियार करने पड़ते हैं, द मेथड 1 एंड मेथड 2। तो एक और डायग्राम है जो आपकी इस बुक पे बनी है, वो ये है कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसको ये न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, जो ही इसके करीब लेके आए तो नेगेटिव चार्जेस एक तरफ चले गए और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ। इसको कहते हैं इंड्यूस चार्ज। ये भी नेगेटिव चार्ज जो एक तरफ गए ये भी इंड्यूस चार्ज हैं, और ये पॉजिटिव गए ये भी इंड्यूस चार्ज हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये बॉडी परमानेंटली चार्ज हो जाए, तो उसके लिए जो मेथड 1 है ना, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको अर्थ कर देना है। अर्थिंग से मुराद ये है कि इस बॉडी को आपने लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करना है, जमीन के साथ कोई वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दो, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना जमीन, वो लो पोटेंशियल है। तो हमने अभी पढ़ा कि चार्ज फ्लो करता है हाई से लो की तरफ। तो ये जो जब जो ही हम लोग इस बॉडी को जमीन के साथ कनेक्ट करेंगे लो पोटेंशियल के साथ, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा। तो इस बॉडी के ऊपर सारे का फिर क्या बच जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो लिहाजा ये जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। एंड अदर मेथड इज, अगर ये बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज और ये मेरे पास है बॉडी एक न्यूट्रल, ठीक है, इंड्यूस चार्जेस हैं ये, इसके साथ एक और न्यूट्रल बॉडी अटैच कर दो, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे ये इस दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो कर जाएंगे। तो लिहाजा इस बॉडी के ऊपर सिर्फ क्या रह जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो ये बॉडी फिर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। अगर इस अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को दूर भी ले जाएंगे तो फिर भी ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये कहलाती है जी चार्जिंग बाय इंडक्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज थर्मियोनिक एमिशन। व्हाट इज द थर्मियोनिक एमिशन, और आयोनाइजेशन भी इसको कहते हैं। इसमें हम लोग किसी भी मेटल को, जब हम लोग एक मेटल लेते हैं उसको गर्म किया जाता है, हीट अप किया जाता है। जो ही हीट अप करेंगे तो उस मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। थर्मियोनिक मतलब हीट, एमिशन मतलब निकलना, तो ये इलेक्ट्रॉन हीट की वजह से निकल गए। तो अभी हमने पढ़ा
कि जो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो लिहाजा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है आयन, पॉजिटिव आयन भी, तो इसीलिए इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन भी कहते हैं। तो जब हम लोग एक बॉडी को हीट करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उस बॉडी में से, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर इजेक्ट कर जाते हैं, और उस मेटल के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और हम लोग उसको कहते हैं कि ये मेटल जो है ये आयोनाइज्ड हो गई है, पॉजिटिवली आयोनाइज्ड। उसके बाद बात करते हैं जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब हम लोग एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी मेटल के ऊपर फॉल करवाते हैं, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और ठीक है, हमने इस लाइट, इस हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाया इस मेटल के ऊपर, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी हासिल कर लेंगे और वो इस मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। ये डायग्राम में दिखाया गया। तो जो ही इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकले, तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब है द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉडी बन जाएगी पॉजिटिवली आयन। एंड द लास्ट वन इज फील्ड एमिशन। अगर मेरे पास कोई बॉडी है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वोल्टेज सोर्स के साथ लगा दी, एक बैटरी लगा दी, एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो सेम इसमें भी वही कि उस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस में से बाहर निकल आएंगे। अगेन यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उस डेफिशिएंसी की वजह से इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हेयर हमने 3 मेथड पढ़े, थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फील्ड एमिशन। सो दीज 3 मेथड्स आर, ये जो तीनों मेथड्स हैं, हम लोग इन तीनों मेथड्स की मदद से बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या बॉडी को आयोनाइज कर सकते हैं। And the next one is solved examples. Charge conservation is always valid. It is also true for mass. Yes, a charge conservation is always valid. No, it is also true for mass. वो इसमें ये कह रहा है कि क्या चार्ज कंजर्वेशन ऑलवेज वैलिड होती है, और क्या ये मैस के लिए ट्रू है? नो, मैस कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड। चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, वो तो हमेशा वैलिड ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया चार्ज कंजर्वेशन होगी तो रिएक्शन अक्कर होगा, अगर चार्ज कंजर्वेशन नहीं है तो रिएक्शन अक्कर नहीं होगा। जबकि मैस कंजर्वेशन नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, तो मैस कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, तो दैट्स व्हाई मैस जो है वो कंजर्व नहीं रहता। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि मैस के लिए ये लॉ वैलिड नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन? इंडक्शन में दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाना जरूरी नहीं है, टच नहीं करते, जबकि कंडक्शन के अंदर ये दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाता है। तो ये इसके 3 डिफरेंसेस हैं। केस 3, if a glass rod is rubbed with silk, it acquires a positive charge because अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाए, फ्रिक्शन होती है, तो इट रिक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देती है। ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हो जाएं तो मीन्स के उस पर ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड द 4th MCQ इज लाइक दैट, एंड अदर 3 जो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।